हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज जो मैं शुरू करने वाली हूँ टॉपिक वो है नेशनल इनकम का सेकंड मेथड, जिसे हम इनकम मेथड बोलते हैं। किए हुए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या होता है इनकम मेथड। सो लेट्स बिगिन। इनकम मेथड में सबसे पहले जो चीज़ जानने वाली है वो ये कि जब भी आप इनकम मेथड सॉल्व करते हो ना, तो उसमें जिस आप कंपोनेंट पर पहुंचते हो, जैसे मैंने जब आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताया था तब मैंने बोला था कि आपका जो ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करके आप जिस एग्रीगेट पर पहुंचते हो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसी तरीके से जब आप इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड कर लोगे तब आप जिस कंपोनेंट पर पहुंचोगे वो होगा एनडीपी एट एफसी। ये क्यों आता है इसका भी रीज़न मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी जब मैं सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स पर आती हूँ। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या मतलब है? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर्स, यानी कोई एम्प्लॉयर है मतलब जो नौकरियां देता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को। तो जब कोई क्या बोलते हैं किसी के यहाँ पर काम करने के लिए जाता है, सपोज मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं किसी कंपनी में काम करने को जाती हूँ, तो वो बॉस जो मुझे सैलरी देगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ आपकी सैलरीज नहीं आती हैं, इसमें कोई लेबर है, किसी ओनर के यहाँ पर, लैंड ओनर के यहाँ पर काम करने जा रहा है, उसके बदले जो उसे वेज मिल रहा है वो भी उसी में इंक्लूड किया जाएगा। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तीन चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। क्या? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड थर्ड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक एक करके देख लेते हैं इसमें है क्या। वेजेस एंड सैलरीज आपको पता है कि ये सारी वो चीज़ें इन कैश, मतलब आप कहीं काम करने गए हो और उस काम करने के बदले में आपको जो पैसा मिलता है, आपको जो सैलरी मिलती है, अगर लेबर है तो उसे वेज मिलेगी, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें वेजेस, सैलरीज, बोनस, डीएनएस अलाउंस, कमीशन। डीएनएस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी? वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूड होंगी। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, काइंड का मतलब समझ रहे होगा ना यहाँ पर, जब, लेकिन ये ऐसा काइंड नहीं है कि आप डोनेशन दे रहे हो। यहाँ पर अगेन मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि कहीं पर मैं काम कर रही हूँ, कहीं पर मेरी जॉब लगी हुई है और वहाँ पर कहीं पर काम करने के बदले मुझे सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें और भी मिली हुई हैं, जैसे रेंट फ्री होम, ठीक है, और आपका हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पर मिली हुई है। अगर किसी के बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन उनको फ्री वहाँ पर मिल रही है। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप कहीं पर काम कर रहे होगे। अगर आपको बिना काम किए ये सब चीज़ें मिलती है तो वो तो डोनेशन में आ जाती हैं, लेकिन जब आप कहीं पर काम कर रहे हैं सैलरीज के साथ में जब ये भी चीज़ें आपको मिलती हैं, अदर फैसिलिटीज़ जिसे हम कहते हैं आपको वहाँ मिल रही होती है, तो उसे हम कहते हैं वेजेस, सैलरीज एंड काइंड। थर्ड जिस कंपोनेंट की हम बात करेंगे, कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय का ही जो थर्ड है वो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए आप कि कोई इंसान काम कर रहा है तो वहाँ पर अभी तो ज़्यादातर जगह पर पेंशन वगैरह सब बंद कर दी गई है, तो वो ये कहेगा अपने बॉस से कि मैं यहाँ पर काम तो कर रहा हूँ तो लेकिन मेरे यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है? अगर 60 साल के बाद मुझे रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं होगा, तो फिर मैं कहाँ पर जाऊँगा काम करने के लिए? तो फिर उन्होंने जो उनके बॉस थे उन्होंने इसे एक एडवाइस किया, एक काम करो तुम, अरे सैलरी अगर 1 लाख रुपए है ना महीना, तो तुम एक काम करो उसमें से 20,000 रुपये तुम डिडक्ट करवाते रहो, कटवाते रहो, या फिर कहूँ 20,000 रुपये आप सेव करते रहो, ठीक है। तो उसने कहा कि ये तो मेरी सेविंग्स है, तो उसमें आप क्या एडवाइस कर रहे हो? तो मैं अपनी सैलरी से वैसे भी बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, तो इसमें आपने मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो नहीं दे दिया, इसमें मेरा बेनिफिट क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसमें आप क्या करो कि जैसे आप 20,000 रुपये आप अपनी सैलरी से कटवाओगे तो 20,000 रुपये हम उसमें ऐड कर देंगे, हम मतलब जो बॉस होगा, कंपनी होगी, वो उसमें ऐड कर देगी। तो 20,000 मेरी सैलरी का और 20,000 वो बॉस मुझे दे देगा, तो ये दोनों मिलकर 40,000 हो गए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ होती है इसे बोला जाता है पीपीएफ, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसे प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक जो ये भी कब होगा? जब आप कहीं पर काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी आप पीएफ कटवा लेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी में से ही डिडक्ट होता है, ठीक है। तो सिर्फ पीएफ की मैंने बात करी है। एक ग्रेजुटी भी होता है जहाँ पर आप कहीं पर काम करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइमिंग के बाद में आपको क्या बोलते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट वहाँ पर दे दिया जाता है, ग्रेजुटी। लेबर वेलफेयर फंड, लेबर की वेलफेयर के लिए कुछ फंड्स होते हैं जो उसे दिए जाते हैं, तो ये सब किसमें आ जाएगा? सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ठीक है। कि
कम से कम फ्यूचर में उसका जो पैसा है वो सेव रहे, ताकि रिटायरमेंट के बाद में वो अपने इस पैसे को यूज़ कर पाए। तो ये 3 कंपोनेंट थे। और एक बार जब क्वेश्चन में आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया होगा, देन यू विल इजीली ऐड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बट अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो, इनके अलावा ये 3 चीज़ें दी हो, तो आप इनको ऐड करेंगे तब आप ऑटोमेटिकली इस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी, और फिर ये चीज़ें भी गिवन है, तो आप इन चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे, आप एक बिगर अमाउंट उठाएंगे, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये सारे तो 3 इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड कॉम्पोनेंट, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट तो आप सभी को पता है, जैसे लैंड ओनर है, ठीक है, एक ज़मीन का मालिक है, उसने अपनी ज़मीन किसी को किराए पर दी है, उसके बदले जो उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा वो रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, क्लियर है। अब आते हैं रॉयल्टी पर। रॉयल्टी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कि आप एक ऑथर हैं, मैंने एक बुक पब्लिशर को दी पब्लिश करने के लिए, उसने मेरी बुक पब्लिश करके मार्केट में बेची, तो मेरी बुक जब वो बेचना शुरू कर देगा तो वो मुझे पैसे देगा, जिसको मैं रॉयल्टी बोलूँगी। ठीक है, सिर्फ ऑथर को ही नहीं मिलती है रॉयल्टी। जैसे मैं कोई प्रोडक्शन करने जा रही हूँ, यानी किसी तरीके की माइनिंग वगैरह कुछ करने जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर परमिशन लूँगी और उसके बदले मुझे गवर्नमेंट को रॉयल्टी देनी होगी। तीसरी चीज़, मैं किसी का पेटेंट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, पेटेंट के बदले जब मैं उसे यूज़ करूँगी तो उसके बदले मुझे उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तभी मैं उसका पेटेंट यूज़ कर सकती हूँ। तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी है। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल माइनिंग्स एट्सेट्रा। फॉर ऑथर को उसके बदले जो मिलता है। अगेंस्ट द यूज ऑफ पेटेंट, किसी का पेटेंट आपने यूज़ किया, उसके बदले आपको जो भी रॉयल्टी आप देंगे, तब आप उसका कोई भी पेटेंट को यूज़ करके अपने किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड कॉम्पोनेंट है वो है इंटरेस्ट, जो कि आपने पहले सुना भी होगा इंटरेस्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम उस इंटरेस्ट को लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लेने के बाद में मैंने उस लोन को, उस पैसे को किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए शुरू किया, यानी मैं किसी बिजनेस पर्पज से मैंने लोन लिया है और उसे मैं बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, तो वही वाला इंटरेस्ट यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा। और ऐसा पैसा जिसे लेने के बाद में मैंने सिर्फ अल्टीमेटली कंज्यूम किया है, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की है, ऐसा इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आपने पेड किया है फर्म टू, किसी पेड फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया है और क्या दे फॉर द प्रोडक्शन पर्पस दिया है। कोई बैंक अगर हाउस होल्ड को देती है प्रोडक्शन पर्पस से, तो ये चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी इंटरेस्ट में। ठीक है, अल्टीमेटली जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि आप जो काम कर रहे हो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कर रहे हो, तभी वो इंटरेस्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा जो चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, जैसे गवर्नमेंट पे करती है पब्लिक डेट, गवर्नमेंट ने उधार ले रखा था, उसने पैसा चुकाया पब्लिक को, तो ये चीज़ें नहीं इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के तहत नहीं हो रही। दूसरा, बैंक ने किसी कंज्यूमर को पे किया, उसे अल्टीमेटली उसने अपना क्या बोलते हैं, मानो घर पर शादी है उसमें यूज़ कर लिया उसने। ठीक है, घर पर शादी है, बच्चे का बर्थडे है, तो फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ किया, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी उसने नहीं करी है, ये इंक्लूड नहीं होगा। एक फर्म दूसरी फर्म को दे रही है, ठीक है, किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के पर्पज से नहीं, उधार लिया था एक फर्म ने, एक फर्म से दूसरी फर्म की तरफ गया, तो वो आपका इंक्लूड नहीं किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई ऐसा काम जो आपका फर्दर इनकम जनरेट करके देने वाला है, तभी आप उसको इंटरेस्ट में इंक्लूड करेंगे। फोर्थ फैक्टर इज प्रॉफिट। आपने प्रोडक्शन के 4 फैक्टर देख लिए, लैंड भी देख लिया, ठीक है, जिसके बदले में उसको रेंट दिया जाता है, इंटरेस्ट देख लिया जो कैपिटल के बदले में दिया जाता है, ठीक है, और आपने वेजेस सैलरीज दे दी, जो कई बार काम कर रहे हैं, तो मतलब उसे हम ऐसे लेबर कंसीडर कर लेंगे, लेबर को वेज मिल रही है और किसी कोई एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी मिल रही है। फोर्थ जो आता है वो आता है प्रॉफिट। ठीक है, ये फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ये एक रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योर का, जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के बाद में उसको दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ए पर्सन है जिसको 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट मिला है 100 करोड़ का, तो वो 100 करोड़ कोई ए पर्सन के हो गए, लेकिन वो अकेला क्या करेगा, ऐसा तो नहीं अपने अकाउंट में 100 करोड़ करके बैठ जाएगा खुश होकर कि भाई 100 करोड़ इसके हो गए, नहीं, इसको भी वो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। कैसे? पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि कंपनी को जो भी क्या बोलते हैं कंपनी होती है उसको टैक्सेस पे करने होते हैं। ठीक है, तो इसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है और ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट है, उसी तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट है। ठीक है, और ये या तो कोई फर्म या कोई कंपनी गवर्नमेंट को देती है, पहली चीज़। ठीक है, तो यानी उस 100 करोड़ में से कुछ एक परसेंटेज इस टैक्सेस के थ्रू चला जाएगा। सेकेंडली जो हमारा आता है वो आता है डिविडेंड। हमारी कंपनी जब शुरू होती है तो उसमें कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं,
तो जो भी शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, तो जितना परसेंट उन्होंने खरीदा है ना, तो हमारे प्रॉफिट का मान लो क्या बोलते हैं, 3 लोगों ने खरीदे हैं शेयर, किसी ने 2% का, 5% का, किसी ने 20% का। तो मेरे प्रॉफिट में से 5% का, वही 3% का, 5 का, 7 का, और आई थिंक मैंने 20 बताया था, इतना परसेंटेज इस प्रॉफिट में से उन लोगों को मिल जाएगा। ये हुआ डिविडेंड, ठीक है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का वो पोर्शन जो इसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तीसरा आता है आपका रिटेन्ड अर्निंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑल तो सारे ही हैं, बट यहाँ पर जो समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, इन दोनों को पैसा देने के बाद में, यानी कि एक फर्म है जिसने टैक्सेस भी पे कर दिए, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिए, डिविडेंड भी दे दिया, अब वो पैसा जो उसके पास में बचा है उसको वो क्या करेगा कि अपने पास में एज अ रिजर्व रखेगा, ताकि वो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए उसे यूज़ कर पाए। उसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसे वो यूज़ करता है, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज़ करे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसे यूज़ करे, ठीक है, वो अपने पास में एज अ रिजर्व रखता है उस पैसे को। इसको रखा जाता है कि अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी, फ्यूचर में कभी आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, कंपनी कभी डाउन जा रही है, कभी अप जा रही है, कभी प्रॉफिट है, कभी नहीं है, तो वो पैसा एज अ रिजर्व रखें। जैसे एक इंडिविजुअल सेविंग करता है ना, आप वही कह सकते हो कि यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग वो उसकी इस तरीके से सेविंग है, ताकि फ्यूचर में वो अपने किसी इमरजेंसी के लिए या फिर किसी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। और ये आपके टैक्सेस और डिविडेंड को देने के बाद में आता है। इसी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का ये पोर्शन तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है आपका कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड, लेकिन इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, इसे अपने पास सेव करके रखा गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्यों बता रही हूँ कि क्वेश्चन में डिविडेंड भी लिखा हुआ आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एक ही बातें हैं। उसी तरीके से रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है। और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस कोई कंपोनेंट नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस जो हमने कंपोनेंट पढ़े हुए हैं उसका एक एडिशन करने के बाद में ये ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, अगर आप इन 3 को ऐड कर देंगे तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस पर चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस देने पर इन पर आप ध्यान नहीं देंगे, इन्हें ऐड नहीं करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं दिया है तभी आप इन तीनों को ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस पर पहुंच जाएंगे। इनकम मेथड का फिफ्थ और लास्ट कंपोनेंट है, ये फिफ्थ है, फिफ्थ और लास्ट कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सपोज एक लॉयर है, तो लॉयर ने, उसका एक घर है बहुत बड़ा, उसने जो उसका बेसमेंट है उसी को उसने ऑफिस बना लिया, ठीक है, उसी को ऑफिस बना लिया और अपने घर में ही काम करने वाले एक बंदे को उसने वहाँ पर अपॉइंट कर लिया, ताकि वो उसकी चीज़ों को मैनेज कर पाए, ठीक है। तो अब वहाँ पर उसने अपना लैंड यूज़ किया, वो खुद वहाँ पर लॉयर है और वहाँ पर उसने एक बंदे को रखा हुआ है ताकि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए, ठीक है। तो कह सकते हो आप एज अ लेबर भी काम कर रहे हैं और एज अ मैनेजर भी काम कर रहे हैं। लैंड आपने देख लिया। तो जब किसी एम्प्लॉय को आप, जब किसी पर्सन को आप देखते हैं कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं होता कि वो किसके लिए कितना पैसा दे रहा है, तो उसी को हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। जैसे एक्ट, वो काम करता है एज एन एक्ट वर्कर, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, इनकम तो जनरेट कर रहा होता है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम कर रहा होता है, लेकिन मेनली उसकी इनकम समझ में नहीं आती। जैसे आप कहीं जाकर अगर आप एक ऑफिस बनवाते तो वहाँ का प्रॉपर आप रेंट देते हो, लेकिन जब आप अपने घर पर ही ऑफिस बना लिया है तो आपको उसको रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो क्योंकि आप प्रोडक्शन में कर रहे हो तो आपको उसे इंक्लूड करना पड़ेगा वहाँ पर। तो मिक्स्ड इनकम में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे एक फार्मर है, अपनी ज़मीन पर काम कर रहा है, एक फार्मर है, एक इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस है, जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स होता है ना, अपने घर के आगे एक शॉप बना लेते हैं और वहीं पर वो काम करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें रेंट नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें आपकी सारी मिक्स्ड इनकम में आ जाएंगी, जिसे मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, ये ध्यान में आप रखिए, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स आप जब यूज़ करोगे उनमें जाकर इनकम मेथड को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि इसकी कंपोनेंट को ऐड कर हम यहाँ पर पहुँचते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस पर आप पहुँच रहे थे। यहाँ पर क्यों पहुँचते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर कहीं भी हमने डेप्रिसिएशन को नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर हम नेट वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान जितना खर्च हुआ होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम मार्केट प्राइस पर नहीं लेंगे, यानी चीज़ें अभी हमने बेची नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काम करते समय जितना खर्चा हुआ है एक प्रोड्यूसर का, उसे सिर्फ हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट पर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस को देने के बाद में जो आप
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, और मार्केट में बेचने से पहले, ठीक है, वो क्या होता है, बेचने से पहले वो कॉस्ट होता है, मार्केट में बेचने जाते हैं तब आप इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करके उसको एज अ प्राइस में कन्वर्ट करके आप उसे बेचते हैं, जब बेचते हैं तब वो प्राइस हो जाता है, जब आप काम करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं तब वो कॉस्ट होता है। तो इसलिए ये आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आप क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, मतलब NP एट FC, और गिवन वैल्यूज ये दी हुई है। आपको पता है कि इनकम मेथड के कंपोनेंट को ऐड करने पर हम पहुंचते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए पहली बात है क्या चाहिए, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए प्लस हमको यहाँ पर NFI और करना पड़ेगा। बाकी जो इसके कंपोनेंट्स है वो हम ऐड करेंगे। क्या क्या होते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम प्लस NFI करेंगे, ठीक है। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम इसमें देखते हैं, कहीं पर दिया हुआ है क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपका बिल्कुल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपका वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट है, तो इसे आप प्लस कर देंगे, कितना 500 प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस 50, इसे आपने ऐड किया, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं दिया हुआ है, कानून तो नहीं दिया है, ठीक है, जाने दीजिए। अब रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट हम देखते हैं, तो डिविडेंड गिवन है आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो आपको ये काम आपका और आसान हो गया। आपको ये तीन ऐड करके मैंने आपको बताया था, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा, तो हमें सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना रख देना है, 900 रख देना है। उसके बाद में मिक्स्ड इनकम कितना हमारा दिया हुआ है, सबसे ऊपर 200, ठीक है। अब क्या चीज रहेगी हमारी, NFI है। NFI यहाँ पर कितना दिया है, -10, करना तो प्लस था लेकिन वैल्यू माइनस में गिवन है, इसलिए -10, ठीक है। अब इसे आप करिए ऐड, क्या आ जाएगा आपका 550 प्लस 1100 माइनस 10, 11 और 5 1650 माइनस 10, 1640 आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है। जो गिवन वैल्यूज दे रखी हैं वो दे रखी है आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज एंड GDP एट मार्केट प्राइस। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले सबसे बड़ा एग्रीगेट उठा लेना है और उसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेना है। हाँ, मैंने ये बात बिल्कुल कही थी, जो फाइंड आउट करना होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं, लेकिन जब आपको चीज़ कोई ऐसी दी हो जो मिडिल वाली फाइंड करने को हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट रॉयल्टी, ऐसे, तो आप करेंगे जो आपके चांसेस गलत हैं, गलती होने के कम, तो आप इस तरीके से करिए उसे। GDP एट मार्केट प्राइस को आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब आप इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और आपका क्या जाता है, मिक्स्ड इनकम आ जाता है, क्या बोलते हैं, इन सबको ऐड करके आप किस पर पहुंच जाते हैं, नेट डोमेस्टिक इनकम पर पहुंचते हैं एट फैक्टर कॉस्ट पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर आप पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, डेप्रिसिएशन, NIT, ये सिर्फ निकालना है आपको, बाकी ये तीन चीजें आपको गिवन है। तो आप जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे आप इस साइड ले जाइए। ये बात सही है कि यहाँ पर आके ये चीज़ माइनस में हो जाती और ये चीज़ GDP एट मार्केट प्राइस इधर माइनस में हो जाती। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो ये सारी साइन बदल जाएंगी, ठीक है, मैथ्स में आपको पता होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस में से आप ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे। GDP एट ये शायद आपका 600 दिया हुआ है, ठीक है, ये 600 दिया हुआ है आपका, तो आप क्या करेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे आप 600, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है, 200, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन आपका कहाँ दिया हुआ है, ये भी 100 दिया हुआ है। NIT कितना दिया हुआ है आपको, NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 300, 450, 600 माइनस 450 विच मीन्स 150। तो जो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आया वो कितना आया आपके पास में, 150। तीनों मेथड में से सबसे इजी मेथड अगर मैं कहूँ तो वो इनकम मेथड है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें, कंपोनेंट्स और सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।